नीलम शर्मा की दो बहुएं ज्योति और पायल दोनों ही सगी बहनें थी, पर दोनों की ही आपस में जरा भी नहीं बना करती थी, जिस वजह से शादी के थोड़े वक्त बाद ही दोनों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली थी। ऐसे ही एक दिन नीलम नाश्ते के टेबल पर बैठी हुई बोलती है, तुम दोनों में से नाश्ता लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा? ज्योति, पायल, कहाँ हो तुम दोनों? अरे तुम दोनों ने अपनी रसोई अलग कर ली तो क्या समय पर तुम दोनों मुझे नाश्ता तक नहीं दे सकती हो? नीलम इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके दोनों तरफ से चलती हुई ज्योति और पायल हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए आती हैं और बोलती हैं, ये लीजिए माँ जी आपका नाश्ता, गरम गरम छोले पूरी हैं। सुबह सुबह भी भला कोई छोले पूरी खाता है? माँ जी आप ये खाओ पोहा और चाय। पोहे से भी भला कोई पेट भरता है क्या? माँ जी आप छोले पूरी खाओ और मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ जी सिर्फ पोहा खाएंगी, तुम्हें नहीं पता माँ जी की ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है। अगर तुम उन्हें इतना सारा ऑयली सुबह ही खिला दोगी तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए डॉक्टर ने लाइट फूड खाने को कहा है। तुम ज्यादा अपनी बकैती मत झाड़ो, यहाँ पर आई बात समझ में। माँ जी कुछ नहीं हो रहा आपको, खाओ आप आराम से। पायल और ज्योति आपस में नाश्ते को लेकर तू मैं करने लगती हैं। नीलम अपने दोनों कानों पर हाथ रख कर जोर से चिल्लाती है, चुप करो तुम दोनों, इतना बोलती हो। अरे मुझे नाश्ता करना है, तुम लोगों का भाषण नहीं सुनना है। दोनों की दोनों चुपचाप नाश्ता टेबल पर रख दो। मुझे जो खाना होगा मैं खा लूंगी और जाकर अपनी अपनी रसोई में काम करो। सोचा था दो बहनों को ब्याह कर घर में ला रही हूँ, एकता बना कर रखेंगी, घर को जोड़ कर रखेंगी, पर इन दोनों बहनों ने तो अपनी रसोई ही अलग कर ली। चली जाओ, इससे पहले मैं तुम दोनों को और सुना दूं। नीलम की बात सुनकर पायल और ज्योति वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद नीलम उन दोनों के लाए हुए नाश्ते में से थोड़ा थोड़ा नाश्ता चख लेती है और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। ज्योति और पायल का आए दिन अपनी रसोई और खाने को लेकर झगड़ा चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन जब ज्योति नहा रही होती है, तभी पायल उसकी रसोई में जाती है और इधर उधर देखते हुए बोलती है, अरे इस ज्योति ने नमक का डब्बा कहाँ रखा है? नमक खत्म हो गया। सासू माँ के खाने का समय हो रहा है, खाना टाइम पर नहीं मिला तो बहुत गुस्सा करेंगी। जल्दी से मैं चुपचाप नमक लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। नमक मिले तो सही, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है। देखते देखते आखिरकार पायल को नमक मिल जाता है और वह जल्दी से एक कटोरी में नमक डालकर चुपचाप अपनी रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं खाना बनाकर नीलम को परोसती हैं। तभी ज्योति की नजर नीलम की थाली में रखी हुई सब्जी की कटोरी पर जाती है, जिसे देख ज्योति बोलती है, चोर चोर कहीं की, तुझे शर्म नहीं आई मेरी रसोई में चोरी करते हुए? मैंने क्या चोरी किया है? ये तो उस वक्त नहा रही थी और माँ जी भी नहीं थी। इसे कैसे पता चल गया कि मैं इसकी रसोई से नमक लेकर आई हूँ? जिस कटोरी में तूने माँ जी को सब्जी दी है ना, वो कटोरी मेरी है। और जहाँ से तूने इस कटोरी को उठाया है ना, और मुझे याद है जब हम लोगों ने रसोई अलग करी थी ना, तो मैंने तुझे अपनी रसोई से एक टूटा हुआ चम्मच तक नहीं दिया था। तो ये कटोरी तेरे पास कहाँ से आ गई? इसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि तूने मेरी रसोई से चोरी करी है। ज्योति बहू शांत हो जा, और एक कटोरी तो है ना, पायल ज्योति की कटोरी धोकर उसे वापस कर दो और इस सब्जी को दूसरी कटोरी में लेकर आओ। माँ जी आप खाइए, मैं इसकी कटोरी दे दूंगी। कहीं ना इसके बर्तनों में एक कटोरी कम हो जाने से घाटा आ जाएगा। मेरी कटोरी वापस दे पायल, तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? माँ जी खाना खा लो, मैं अपने आप दे दूंगी। मेरी कटोरी मुझे अभी वापस चाहिए। नहीं दे रही, क्या कर लेगी बता? अभी बताती हूँ तुझे मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर ज्योति थाली में सब्जी की भरी हुई कटोरी उंडेल देती है और सारी सब्जी थाली में फैल जाती है, जिस वजह से रोटियां भी सब्जी से लथपथ हो जाती हैं और ज्योति बोलती है, मैं तो ऐसे ही ले लूंगी, लेकिन अपना बर्तन लेके रहूंगी। और बताऊं? इतना कहकर ज्योति पायल की रसोई में जाती है और सारे बर्तन और सामान उलट पलट कर देती है। पायल की रसोई बुरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी थी और ज्योति बोलती है, अच्छा हुआ एक चोरनी ने कटोरी ही चुराई थी, वरना आज मैं अपनी रसोई से चाकू निकाल के सब गला ही काट देती। तुम दोनों की बकवास बंद हो गई हो तो बंद करो इस तमाशे को। ज्योति
तुमने किया क्या है? जरा थाली की तरफ देखो, ये खाना किसी के खाने लायक नहीं रहा। एक कटोरी पर तुम लोगों ने इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। यहाँ से चली जाओ, मुझे नहीं खाना ये खाना। माँ जी आप भी ना कम गुस्सा दिखाया करो। हम चाहे तो हम दोनों में से कोई भी आपको खाना नहीं दे, फिर भी आप हमसे बड़ी हैं, इसलिए हम लोग आपको टाइम पे खाना देते हैं और ऊपर से आप हमें ही उल्टा सुनाती रहती हैं। अरे आपको तो मेरी तरफ से खड़ा होना चाहिए। देख रही हो ना मुझे कैसे जुबान चला रही है अपनी। मैं आज तक आपको इतना बड़ा जवाब नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी आज आपने मेरी तरफ से नहीं बोला। आपको नहीं खाना तो मत खाइए, ले जाते हम अपना खाना। पायल और ज्योति अपनी अपनी खाने की थाली उठाकर अपनी अपनी रसोई में चली जाती हैं। नीलम अपनी दोनों बहुओं की इस बहस को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और बेचारी भूखी ही अपने कमरे में चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। दोनों बहुएं आए दिन घर के हालात दो बहनों की रसोई की वजह से बद से बदतर होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन नीलम की पड़ोसन विमला उनके घर आती है। ज्योति और पायल हर रोज की तरह अपने रसोई के मुद्दे पर बहस कर रही होती हैं। यह देखकर विमला नीलम से बोलती है, हाय नीलम बहन, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये तेरा घर कम और महाभारत का युद्ध मैदान ज्यादा लग रहा है। बस कुछ मत पूछ बहन, मैं तो अपनी बहू से इतना ज्यादा परेशान आ चुकी हूँ कि क्या बताऊँ। मन तो करता है सब कुछ छोड़कर किसी आश्रम में बैठ जाऊं और कम से कम सुख की तो सूखी रोटी तो मिल जाएंगी। ना ना, ऐसी बातें नहीं करते। मैं हूँ ना, मैं तुझे बताती हूँ कैसे तुझे अपनी दोनों बहुओं को लाइन पर लेकर आना है। बस जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा करती जाना। इतना कहकर विमला नीलम के कान में कुछ बताती है, जिसे सुनकर नीलम हंसने लगती है। जिसके बाद विमला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोनों बहुएं जब नीलम को नाश्ता देती हैं, तभी नीलम बोलती है, मुझे ये सब नहीं खाना। ज्योति जाकर मेरे लिए बढ़िया सा मैंगो शेक बना कर ला, और पायल तू भी जाकर मेरे लिए बढ़िया सी फ्रूट सैलेड लेकर आ। आज मैं जो कहूँगी मुझे वही खाना है। अगर तुम दोनों में से मुझे कोई नहीं मिल सकती तो अपना बैग उठाओ और अपने मायके चली जाओ। समझ गई तुम दोनों? अपनी सास की बात सुनकर ज्योति पायल फटाफट से रसोई में जाती है और नीलम के कहे अनुसार फ्रूट सैलेड और मैंगो शेक बना कर ले आती है। तभी नीलम बोलती है, तुम दोनों ने इतनी देर क्यों लगा दी? अब मुझे ये दोनों ही नहीं खानी। जाकर दोनों मेरे लिए डोसा बना कर लाओ, और वो भी जल्दी जल्दी। ज्योति और नीलम जल्दी से रसोई में जाती हैं और फटाफट से डोसा बना कर लाती हैं। नीलम आराम से डोसा खाती है और फिर अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही अपनी बहू ज्योति और पायल से नीलम बार बार कुछ न कुछ बनाने की डिमांड करती रहती है। दोनों बहनें बार बार खाना बनाकर परेशान हो जाती हैं और ऐसे ही पायल ज्योति से बोलती है, ज्योति मैं तो इतना ज्यादा थक गई हूँ कि सासू माँ तो रसोई से बाहर भी नहीं निकलने देती। ऊपर से अकेला इतना काम, इतने बर्तन, सच में आराम का तो समय ही नहीं मिल रहा आजकल। सही कह रही है पायल तू। पता नहीं सासू माँ को क्या हो गया है, कुछ भी कह दो तो सीधा मायके जाने की धमकी दे देती हैं। मुझे तो डर लगने लगा है कहीं कहीं हमारी गलती की वजह से वो हमें मायके ना भेज दे और वहाँ मम्मी पापा हम दोनों का भरता बना देंगे। कितना अच्छा होता ना, जो काम हम दोनों अलग अलग कर रहे हैं हम वो साथ में करते तो जल्दी भी कर लेते और हम दोनों को इतना भागना भी नहीं पड़ता। वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है, हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, सासू माँ से बात करते हैं। अब सासू माँ की इस डिमांड को भी हम खत्म करते हैं। इतना सोचकर ज्योति और पायल नीलम के पास जाती हैं और दोनों अपनी अपनी अलग रसोई को एक रसोई करने की बात करती हैं, जिसे सुन नीलम खुश हो जाती है और अपनी दोनों बहुओं की रसोई को एक कर देती है। और ज्योति बोलती है, अब बताइए आपको क्या खाना है? आज 56 भोग खाएंगी आप? तो हम आपके लिए वही बना देंगे जल्दी जल्दी। हाँ माँ जी, क्योंकि हम दोनों को अब अलग अलग जगह काम ही नहीं करना, अब हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। अरे मेरी दोनों मूर्ख बहुओं, यही तो मैं चाहती थी, तुम दोनों मिलकर काम करो। तभी तो इतनी दिनों से मैं तुमको इतना ज्यादा रसोई का काम करवा रही हूँ, ताकि तुम दोनों को पता चले जो काम तुम इतना समय लगाकर करती हो उसे करना कितना आसान है। बहू से ही तो घर चलता है, एकता से घर चलता है। जिन घरों में रसोई एक होती है वहाँ लोगों के दिल भी एक होते हैं। अलग अलग रसोई में खाना बनाने से कभी किसी का पेट नहीं भरता। अब आई तुम लोगों को मेरी बात समझ में? नीलम की बात सुनकर ज्योति और पायल एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फटाफट से नीलम के गले लग जाती हैं
और आखिरकार दोनों बहनों को समझ आ जाता है कि घर की भलाई दो रसोई में नहीं बल्कि साझी रसोई में है। काजल अपने ससुराल में अपनी सास और ननद जिया के साथ रहती थी। काजल अपने माता पिता की एक लौती संतान है। ये हाल उसके ससुराल में भी था। वो ससुराल की बड़ी और छोटी बहू दोनों ही थी। कहने को तो ननद है, लेकिन उससे कोई काम नहीं होता। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी सास सुनीता से कहती है, माँ जी, मुझे मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही है। क्या मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके हो आऊं? देख बहू, ये तेरा ससुराल है। अगर तू अपने मायके चली जाएगी तो यहाँ कौन संभालेगा? पूरा घर तेरे हाथ में दे रखा है मैंने। हाँ, लेकिन माँ जी, मैं जाऊंगी और जल्दी लौट आऊंगी। बस कुछ दिनों के लिए होकर आती हूँ। अगर आप बुरा न माने तो। बहू, तू पूछ रही है या मुझे बता रही है? अगर पूछ रही है तो मेरा जवाब ना है। अगर बता रही है तो मत बता। मुझे नहीं सुननी तेरी कोई भी बात। लेकिन माँ जी, मुझे 2 साल हो गए हैं अपने मायके गए हुए। अब तो मैं जाकर ही रहूंगी। वैसे भी घर संभालने के लिए तो जिया है ना, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? क्या? जिया वो घर कैसे संभालेगी? अभी जिया की उम्र ही क्या है जो वो घर संभालेगी? दिमाग है तुम्हारे अंदर या अपने मायके छोड़कर आई हो? बढ़िया ही मायके जाकर काम करने वाली। कितनी जालिम है। भगवान करे इनकी बेटी को भी मेरा जैसा ही ससुराल मिले, फिर पता चलेगा मायके जाने का दुख क्या होता है। क्या है? यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? जा जाकर काम कर। बढ़िया ही तेरी भोली शक्ल देखकर पिघलने वाली नहीं हूँ मैं। हाँ, पता है आप नहीं पिघलेंगी। क्या? फिर से बोल। अभी तूने जो भी कहा वो फिर से बोल जरा। क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। शायद आपके कान बज रहे हैं, इसलिए मेरे ना भी कुछ कहने पर आपको बहुत कुछ सुनाई दी गया। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, बहुत काम है। काजल बात को घुमाकर वहाँ से रसोई की तरफ चली जाती है। सुनीता ने ठान लिया था कि अपनी बहू को किसी भी हाल में उसके मायके नहीं जाने देगी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सुनीता की बेटी जिया अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मुझे ना आपसे कुछ कहना है। आप मेरी भाभी हो ना, इस नाते आपसे कुछ मन की बातें करने आई हूँ। क्या आप मेरी बात सुनोगी? आज सूरज कहाँ से निकला है? आज जिया राजकुमारी खुद मुझसे बात करने आई हैं, वो भी इतने प्यार से। भाभी, सुन रही हो आप या नहीं मेरी बात को? कब से इंतजार कर रही थी मैं आपके काम खत्म होने का। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, बोलूं? अरे हाँ ननद जी, वैसे आपको मेरे काम खत्म होने का इंतजार करने की क्या जरूरत थी? आप तो काम के बीच में आकर ही बता देती, मैं तब भी सुन लेती। नहीं भाभी, अगर आपको मैंने काम के बीच में बुलाया होता तो आपका काम अधूरा रह जाता, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। और अधूरा काम देखती तो माँ आप पर ही बहुत गुस्सा करती। बढ़िया ही फिक्र करने वाली। हाँ, आप सही कह रही हो। और बताओ, क्या बात करनी थी आपको? भाभी, मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अगर आप मेरा और विजय जी का रिश्ता माँ को बता दो तो आपका बहुत एहसान होगा। अरे हाँ ननद जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं जरूर बात करूंगी माँ जी से आपके और विजय के रिश्ते के लिए। अब आएगा मजा। अब अपनी बेटी को मायके में रखेंगी या ससुराल भेजेंगी? काजल अपनी ननद जिया और विजय के बारे में सब कुछ बताती है। ये सारी बातें सुनकर सुनीता बहुत खुश होकर कहती है, बहू, जिया को बुला, जरा मैं उससे खुद कुछ सवाल करना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूँ आखिर मेरी राजकुमारी ने किस राजा को पसंद किया है। ननद जी, अरे ओ ननद जी, माँ जी बुला रही हैं आपको। कुछ सवाल करने हैं माँ जी को आपसे। हाँ भाभी, बताइए ना, क्या पूछना है आपको मुझसे? आए हाय, मेरी बच्ची कितनी मासूम है। इसको पता भी नहीं कि किसके साथ बात करनी चाहिए। जिया, मैंने तुझे बुलाया है, आजा मेरे पास बैठ जा। हाँ बताइए माँ, क्या पूछना है आपको मुझसे? वैसे माँ, आपको भाभी ने सब कुछ बता तो दिया होगा ना मेरे और विजय जी के बारे में? हाँ, बता तो दिया, लेकिन मुझे तेरे मुँह से सुननी है, क्या बात ये सारी सच है? और लड़का करता क्या है और उसके घर में कौन कौन है? लड़का अपने माँ बाप का एक ही बेटा है और उसकी कोई बहन भी नहीं है। काम बहुत अच्छी कंपनी में करता है। अरे वाह, मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है, कभी बुला ले अपने विजय जी और उनके परिवार वालों को, हम तुम्हारी शादी की बात करते हैं। जिया अपने होने वाले पति को और उसके परिवार वालों को बुलाती है। शादी की बातें पक्की हो जाती हैं। देखते देखते जिया और विजय की भी शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जिया अपने ससुराल में नाश्ता करते हुए अपनी सास जानकी से कहती है, माँ जी, मुझे आपके यहाँ का नाश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं यहाँ के नाश्ते में वो खास बात नहीं है। अच्छा बहू, ऐसी भी क्या बात है तुम्हारे मायके के नाश्ते में?
कभी हमें भी बनाकर खिला दो। बात तो हर कोई कर लेता है, कभी बनाकर खिलाओ तो पता चले ना कि तुम्हारे मायके का नाश्ता होता कैसा है। ठीक है माँ जी, मैं आपको कल नाश्ते में अपने मायके के स्पेशल खाने खिलाऊंगी और जब भी आप खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी, देख लेना। हाँ ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि कैसा नाश्ता बनाती है अपने मायके का। दोनों सास बहू बातें कर ही रही होती हैं कि तभी उनके घर जानकी की पड़ोसन प्रभा आती है और दोनों सास बहू को नाश्ता खाता हुआ देखकर कहती हैं, अरे वाह, क्या टाइम पर आई हूँ मैं। दोनों सास बहू नाश्ता कर रही हैं और मैं भी आ गई। क्या किस्मत है मेरी। हाँ जानकी। हाँ किस्मत तो बहुत अच्छी है, लेकिन कल का नाश्ता तू खाना। कल मेरी बहू ने अपने घर में जैसा नाश्ता खाया करती थी बिल्कुल वैसा ही नाश्ता बनाएगी बोल रही है। वो क्या है ना कि बहू को हमारे घर का नाश्ता पसंद नहीं है। ओहो, मतलब अब ससुराल वर्सेस मायके का नाश्ता होगा। वाह जी वाह, मैं ऐसा ही करती हूँ कि पूरे मोहल्ले के लेडीज को बुला लाती हूँ। देखते हैं फिर हम सब खाकर किसका नाश्ता बेस्ट बताएंगे। हाँ हाँ, मेरी बहू इतना खाना तो बना ही लेती होगी जिससे पूरे मोहल्ले का पेट भर जाए। क्यों बहू, बना लोगी ना? हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मायका का नाश्ता मैं बनाऊंगी और ससुराल वाला आप बना लेना। लेकिन उससे पहले मैं अपने मायके वालों से मिल कर आऊंगी ताकि मुझे कुछ अच्छा ज्ञान मिल सके। लो बहू, अभी से हार मान ली। लगता है अब बहू अपने मायके से किसी को लेकर आएगी खाना बनवाने। हाँ माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माँ और भाभी का आशीर्वाद ले लूँ ताकि उनको भी पता चले जो लड़की कोई घर का काम नहीं करती थी आज ससुराल वर्सेस मायके का नाश्ता हो रहे रस्म में भाग ले रही है। कोई जरूरत नहीं है, सब बहाने हैं मायके जाने के। मैं खुद उन्हें यहाँ बुलवा लूंगी। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि उनकी बेटी कितना और कैसा नाश्ता बनाती है। बस करो दोनों, अब कल सुबह ही पता चलेगा कौन कितना पानी में है। ठीक है जानकी, कल की कल देख लेंगे और ऑन द स्पॉट फैसला भी करेंगे। प्रभा जानकी के घर में हो रहे ससुराल वर्सेस मायके के नाश्ते का इनविटेशन पूरे मोहल्ले को देती है और सभी मोहल्ले वाले कल सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जानकी भी जिया के मायके वालों को बुलवाती है। सभी उस ससुराल वर्सेस मायका के नाश्ते में ही हो रही जुगलबंदी में शामिल होने आते हैं। अगली सुबह जिया अपनी भाभी को कॉल पर कहती है, कौन है इतनी सुबह सुबह फोन करने वाला? सुबह भी आराम से सोने नहीं देते। हाँ हेलो, अपनी नींद पूरी नहीं करनी होती तो क्या दूसरों की भी नींद खराब करोगे? भाभी, मैं हूँ जिया, आपकी बेचारी ननद, जिसे आज सुबह से सभी मोहल्ले वालों के लिए नाश्ता बनाना होगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं क्या करूँगी? क्या करना है? और अब तुमने ऐसा भी क्या कह दिया जिसे सुनकर तुम्हारी सास ने इतना कंपटीशन रख दिया, वो भी ससुराल वर्सेस मायके का नाश्ता? ये कैसी बात हो गई? मेरी सास बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है, लेकिन मुझे अपने मायके की भी बहुत बड़ाई करनी थी, इसलिए फ्लो में सब मेरे मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे क्या करना है और तुम वैसे वैसे बनाती जाओ। देखो वो तुम्हारी सास है, इसीलिए तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है भाभी, फिर मैं अपनी सास का साथ दे रही हूँ। क्या आप अपने ससुराल का साथ दे पाओगी? इस ससुराल वर्सेस मायके के नाश्ते में हिस्सा लेंगी? काजल उस ससुराल वर्सेस मायके में हिस्सा लेती है और अपने ससुराल वालों को जिताने की पूरी कोशिश करती है। सभी मोहल्ले वाले दोनों तरफ का नाश्ता टेस्ट करते हैं। दोनों को ससुराल वर्सेस मायका में विजेता घोषित करते हैं। नंदिता अपनी सास करुणा, ननद विभा, पति रोहित और ससुर मोहन के साथ रहती थी। नंदिता अपने घर वालों के साथ काफी खुशी से रहा करती। ऐसे ही एक दिन रोहित देर तक सोता है तो वहीं नंदिता भी अपने हाथों में चाय का कप लिए कमरे में आती है, जहां वो देखती है कि अब तक रोहित सो ही रहा था। ये अब तक उठे नहीं। अजीत सुनते हैं, आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? इतनी देर तक सो रहे हो आप? नंदिता की बार बार आवाज लगाने पर भी रोहित टस से मस नहीं होता और अपनी जगह पर ही सोया रहता है। ये देखकर नंदिता को काफी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद नंदिता अपने हाथों की चाय टेबल पर रखकर अपने हाथ में भरा हुआ पानी का ग्लास लाती है और रोहित के ऊपर फेंक देती है। पागल हो गई है क्या? अरे सोते हुए इंसान के ऊपर पानी कौन फेंकता है? आप काफी देर से उठ नहीं रहे थे और सुबह के 10 बज गए थे। आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, इसलिए आपको ऐसे उठाया मैंने। मेरी माँ, आज संडे है, संडे को तो पूरी नींद लेने दे यार मुझे।
आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि आज संडे है। वैसे मैंने चाय टेबल पर रख दी है, पीनी हो तो पी लेना। नंदिता अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। तो वहीं नंदिता की आंखों में आंसू और उसकी ऐसी बातें सुनकर रोहित अब उठता है और नहाकर दोबारा सो जाता है। तो वहीं नंदिता भी अपनी आंखों में आंसू लिए घर का काम कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी ननद विभा आती है और अपने हाथों में सेब लिए अपनी भाभी से बात करने लगती है। भाभी, आज खाने में क्या बन रहा है? भाभी, क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ विभा, सब ठीक है। प्याज काट रही हूँ ना, तो हो सकता है प्याज काटने की वजह से आंखों में आंसू आ रहे हैं। पर आप काट तो आलू रही हो, आलू काटने से भी आंखों में आंसू आते हैं क्या? अरे मैं आलू कब काटने लगी, मुझे तो पता ही नहीं चला। भाभी, क्या बात है? आप मुझे बताओ, भाई ने कुछ कहा? कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? विभा, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम माँ को बता दोगी। और अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं माँ को बता दूंगी। अब बताओ क्या बात है? विभा की बात सुनकर नंदिता उसे सारी बात बताती है। माँ जी को कुछ मत बताना विभा, वो बेवजह ही उनको डांटने लगेंगी। नंदिता अपनी ननद से बात कर रही होती है। तभी पीछे से करुणा अपनी बहू की बात को काटते हुए कहती है। विभा तो कुछ नहीं बताएगी, लेकिन मैंने खुद तेरी बातें सुन ली। बहू, वो होता कौन है तुझ पर चिल्लाने वाला? एक तो लेट से उठेगा, ऊपर से उसकी इतनी मजाल कि वो मेरी बहू पर चिल्लाए। नींद खराब करना किसे कहते हैं, आज मैं इसको बताऊंगी। रहने दीजिए ना माँ जी, वो थके रहते हैं। अगर वो मुझ पर थोड़ा गुस्सा भी हो गए तो क्या हुआ? नंदिता की बात सुनकर करुणा उसको आंखें दिखाती है। तो नंदिता भी शांत हो जाती है, जिसके बाद करुणा गुस्से में अपने पैरों को पटकते हुए रोहित के पास जाती है, जहाँ वो उसको नहा धोकर सोता हुआ देखकर जोर से चिल्लाती है। थकान तो तुम लोगों को ही होती है ना? हम औरतें तो किसी मार्बल से बनी होती हैं, तभी तो हम थकते नहीं हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर रोहित उठ जाता है। तो वहीं करुणा का पति मोहन भी रोहित के कमरे में आता है, जिसके बाद रोहित अपनी माँ को गुस्से में आग बबूला देखकर कहता है। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? अच्छा, अब मैं तुझे बताऊं कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। तूने मेरी फूल जैसी बहू को गुस्से में डांट दिया और पूछता है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो यार। देखो, आप लोगों के गुस्से से बचने के लिए मैं पहले ही नहा लिया। रोहित की ऐसी बात सुनकर मोहन और विभा की हंसी निकल जाती है। तुम दोनों की बड़ी हंसी निकल रही है, इसीलिए अब तुम दोनों को भी सजा मिलेगी। आज पूरा दिन तुम तीनों को खाने को नहीं मिलेगा। चल बहू। करुणा अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है। आप दोनों की वजह से मुझे भी सजा मिल गई। मेरी वजह से नहीं, बल्कि इस नालायक की वजह से हम दोनों को सजा मिली है। अरे अगर थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाता तो क्या चला जाता इसका। तो आप दोनों मुझ पर मत भड़किएगा, क्योंकि मुझ पर भड़कने से अच्छा होगा कि हम ये सोचें कि माँ को कैसे मनाएं। भैया, माँ और भाभी घर के कामों में उलझ के थक जाती हैं। क्यों ना आज हम लोग घर के काम करें? पर हमने तो कभी घर का काम किया ही नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि घर का काम कैसे करते हैं। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, इन सब को छोड़ो, घर का काम मैं कर लूंगी। आप दोनों मिलकर खाना बना देना, इस तरह घर का काम भी हो जाएगा, आप खाना भी बना लेंगे और माँ भी खुश हो जाएगी। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है। तो हो जाए काम शुरू। पापा, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, बताओ कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। बेटा, पता तो मुझे भी कुछ नहीं है और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर काम की शुरुआत करे तो करे कैसे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर करुणा और नंदिता आ जाते हैं। पापा जी, रोहित जी, आप लोग यहाँ? हाँ बहू, तुम्हारी सास ने भले ही हम लोगों को खाने के लिए मना कर दिया हो, लेकिन उसने हमें बनाने से मना थोड़ा किया है। हम लोग भी घर के काम कर सकते हैं। पर हाँ हाँ ठीक है, करो, मैं देखती हूँ तुम लोग कितना काम करते हो। एक बार फिर करुणा नंदिता का हाथ पकड़े उसे वहाँ से ले जाती है, लेकिन मोहन और रोहित को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनको खाने की शुरुआत कहाँ से करनी है। पापा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। मुझे तो यहाँ तक कि ये भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी सब्जी बनाऊँ, और ना ही मुझे कोई सब्जी दिख रही है ना समझ में आ रही है। हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, पर अब हम क्या करें। पापा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। मतलब ये कि अगर हमें घर का खाना बनाना नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, दुकान तो है ही। मैं अभी बाहर जाकर दुकान से सामान लेकर आ जाऊंगा। रोहित अब घर से बाहर जाता है कुछ खाने को लाने के लिए,
लेकिन उसे बाहर का कुछ भी खाने लायक नहीं दिखता। सीधे शब्दों में कहे तो दोपहर के समय रोहित बाहर खाना लेने जाता है तो दोपहर के होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं मिलता। एक तो धूप इतनी तेज हो रही है, ऊपर से कुछ मिल भी नहीं रहा है। रोहित खुद से बात कर ही रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर जाती है। अभी कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा करता हूँ मैं इसी दुकान से कुछ खाने को ले आता हूँ। शाम को घर के लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दूंगा फिर। अरे बेटा, मेरी दुकान पे सब कुछ खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया? कुछ भी नहीं बचा? ये एक ब्रेड पकोड़ा बचा है, अगर आपको चाहिए तो ले लो। पर एक ब्रेड पकौड़े से क्या ही होगा? अरे बेटा, ब्रेड पकोड़ा बनाना तो बहुत ही आसान है। ले आया बेटा तू बाहर से खाना? नहीं पापा, मुझे बाहर कुछ खाने को नहीं मिला सिवाय इस एक ब्रेड पकौड़े के। पर एक ब्रेड पकौड़े से हमारा क्या होगा? होगा ना, बहुत कुछ होगा, क्योंकि मैं इसकी रेसिपी पता करके आया हूँ। अगर ऐसा है तो चल लग जाते हैं फिर से काम पर। रोहित ब्रेड पकोड़े बना लेगा। इसी फिराक में मोहन और विभा आराम से रसोई में उसके साथ बैठ जाते हैं। पर अब तक रोहित ब्रेड पकोड़े बना नहीं पाता। भाई ये तो कुछ भी नहीं हो सकता है, पर मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और इस ब्रेड पकोड़ा को खा रही हूँ। ऐसे कैसे? अगर ये ब्रेड पकौड़े तू ही खा लेगी तो भला मैं और रोहित क्या खाएंगे? पर पापा मुझे भूख लग रही है, आप तो जानते ही हो ना कि ये सब भाई की वजह से हुआ है। जहाँ वो लोग आपस में बात कर रहे थे तो वहीं दूर से नंदिता और करुणा छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। माँ जी अब बस भी कीजिए ना, देखिए ना इनकी भूख से कैसी हालत हो गई है। एक दिन रेस्ट का होता है लेकिन इन्हें आज के दिन भी वो नहीं मिला। मुझे इन्हें बस सबक सिखाना है, जो कि इन्हें काफी अच्छा सबक मिल जाएगा। चल इन्हें माफ कर देते हैं। बहुत मेहनत कर ली तुम लोगों ने, अब हटो। हाँ मैं बना देती हूँ ब्रेड पकोड़े। अब पता चल रहा है ना कि तुम्हारी बीवियाँ कितनी काम करती हैं घर में। हाँ हमें पता चल गया, माफ कर दो। अब माफ कर दो। माँ भाभी अब तो कुछ खाने को दे दो। उनकी ऐसी हालत देखकर नंदिता और करुणा हंसने लगती हैं और 1 घंटे बाद अब सब एक साथ बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। कुणाल अपनी बाइक पर अपने दोस्त मगन के साथ किसी काम से जा रहा होता है तो वो तभी ट्रैफिक सिग्नल पर एक पुलिस वाले को एक आदमी से सिग्नल तोड़ने का चालान जारी करने की बजाय रिश्वत लेता देखता है। पता है मगन, हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे देश में रग रग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस वाले को ही देख, वो कितना रिश्वत खाता है। अरे उसने तो हद पार कर दी है। अरे वो बिना हेलमेट के लोगों को आगे जाने देता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो इनके बाप का क्या जाता है? इनको तो बस पैसों से मतलब है, रिश्वत लेना है, बस इनकी जिंदगी ऐसी कट रही है। लेकिन बाकियों का भी तो सोचना चाहिए इन्हें। 500 का चालान बचाने के लिए बंदे 100 रुपए दे देते हैं और ये लोग लेके खा भी लेते हैं। अरे ये क्या बात हुई यार, देश तक की क्या है? छोड़ना भाई, क्या होगा बोलकर। करप्शन आज के समय में हर जगह है और उसको खत्म करना किसी आम इंसान की बात नहीं है। हाँ यार ये तो है, लेकिन मुझे बुरा लगता है, फील सैड होता है यार, मैं क्या करूँ? ग्रीन सिग्नल होने पर कुणाल अपनी बाइक चालू करके वहाँ से निकल जाता है। अब सभी आम लोगों की तरह कुणाल की भी जिंदगी चल रही थी। सुबह उठकर वो नहा धोकर काम पर जाता है और शाम को थका हारा घर आता है। लेकिन एक शाम जब वो घर आता है तो घर की लाइट गई होती है। ये देख वो अपनी माँ शांता को कहता है, माँ क्या हुआ, हमारे घर में लाइट क्यों नहीं है? क्या हुआ माँ, हमारे घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है आपने? लाइट नहीं है क्या? लेकिन लाइट तो पूरे मोहल्ले में है। बेटा इस बार बिजली का बिल भरने में 1 दिन की देरी हो गई। अभी दोपहर में ही बिल भर के आई हूँ और आकर देखा तो लाइट चली गई। अब शिकायत करने पर बिजली विभाग कहते हैं 5,000 दो। क्या 5,000? अब दहेज मांग रहे हैं क्या वो लोग? अरे किस बात के 5,000? अरे एक ही दिन तो लेट हुआ था माँ, थोड़ा तो एडजस्ट कर ही सकते थे। अरे ये क्या होता है, बिजली काट दिया? अरे ऐसे कैसे काट सकते हैं? मैं अभी फोन करके बात करता हूँ इनसे, इनकी हिम्मत कैसे हुई बिजली काटने की। कुणाल बिजली विभाग कॉल करके बात करता है तो वहाँ से उसको पता चलता है ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बिजली का बिल लेट भरने से 5,000 रुपए लिए जाएं। ये सुनकर उसको गुस्सा आता है और वो अपने यहाँ के बिजली विभाग के कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करवाता है। अपनी माँ से कहता है, सबके सब भ्रष्टाचारी है, इनको बस पैसा 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 पैसा, ऊपर लेके जाएंगे पैसा। अरे देश की दुर्गति कर दी इन लोगों ने। माँ 5,000 देने की ना इनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज की रात हमें ऐसे ही बितानी पड़ेगी, कल आएंगे वो लोग। पर बेटा जब मैं बिजली विभाग गई तो उन्होंने क्यों बोला पैसे लगेंगे? माँ पैसा खाने के लिए तो बैठे हैं सबके सब, गरीब का पैसा देखा नहीं कि लूट लिया।
काला धन इकट्ठा करते जाते हैं और बाद में इनके चक्कर में इतनी दिक्कतें होती है आम आदमियों को। यही तो तिगड़म लगाते हैं सरकारी दफ्तर के लोग हैं कि गरीबों को लूटो और कमाओ, बस इनको और कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन कुणाल की कंप्लेंट पर उसी बिजली विभाग के लोग आते हैं और फ्री में उसका मीटर चालू करके जाते हैं। लेकिन उसने बिजली अधिकारियों की कंप्लेंट की थी, जिसके चलते उसको बिजली विभाग के लोगों का रूखा बर्ताव झेलना पड़ता है। खैर, इन सब से निकलकर कुणाल के पास एक खुश खबरी आती है और वो अपनी माँ को बताते हुए कहता है, माँ, मुझे ना एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। अगर देखना ये नौकरी मुझे मिल गई ना माँ, तो मैं आपको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ ला के दूंगा और सब कुछ सही हो जाएगा। जरूर लगेगी बेटा, तेरी मेहनत है। तूने पढ़ाई के हर क्षेत्र में मेहनत करी है, उसका फल तो तुझे मिलेगा ही। अगली सुबह कुणाल वक्त से पहले उठकर तैयार होकर घर से दही शक्कर खाकर निकलता है और इंटरव्यू प्लेस पर पहुंचता है, जहां कंपनी की सीईओ खुद सबका इंटरव्यू लेती है। कुणाल का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही एक पियोन सभी कैंडिडेट को आकर कहता है कि एम्प्लॉय को रख लिया गया है, आप जाइए। ये सुनते ही कुणाल का पारा गर्म होता है। क्या कहा आपने? रख लिया? लेकिन किसको, कब, कहाँ? अरे सबके सब तो यहीं बैठे हैं, इनमें से तो किसी को बुला के नहीं कहा कि आप सेलेक्ट हैं, आप रिजेक्ट हैं। अरे तो रखा किसको? पियोन तो कुणाल की बात का जवाब नहीं देता, लेकिन वहाँ के लोगों की आपस में खुसर फुसर से पता चलता है कि कंपनी की सीईओ ने अपने ही किसी जान पहचान वाले को रखा है। ये सुनकर कुणाल को गुस्सा आता है और वो सीधे कंपनी के सीईओ के कैबिन में जाकर कहता है, ओ मैडम जी, अगर यहाँ पे आए इतने लोगों में से किसी को भी आपको सिलेक्ट नहीं करना था तो यहाँ बुलाया क्यों इंटरव्यू का ड्रामा किया आपने? बोलिए ना। क्या बकवास है ये? सिक्योरिटी, निकालो इस लड़के को बाहर। इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते तो ऐसे बहाने करते। ओ मैडम, क्या पास नहीं हो पाते? क्या? अरे काबिलियत पे भरोसा है मुझे अपने, मैंने हर सवाल का सही जवाब दिया था, लेकिन आप लोगों को सिर्फ भ्रष्टाचार दिखाना है। अरे कब तक हम आम इंसानी पावरफुल लोगों के आगे झुकेंगे यार? अरे कभी तो आप लोग भी ईमानदारी से रहो, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो रिश्वत खानी है, बड़ी पहचान बनानी है, नौकरी में पैसा कमाना है। अरे क्या है, अगर ऐसा ही है तो जाके कटोरा लेके मंदिर के बाहर भीख क्यों नहीं मांग लेते हो? आजकल जहाँ देखो नेपोटिज्म है, सिफारिश है। अरे जो बंदा किसी बड़े आदमी को नहीं जानता है, जिसकी कोई बड़ी पहचान नहीं है, जिसके पास रिश्वत देने के लिए पैसा ना हो, उसे तो नौकरी मिल ही नहीं सकती। सिक्योरिटी, बाहर लेकर जाओ इस लड़के को। कंपनी के गार्ड आकर कुणाल को बाहर कर देते हैं और ऐसे ही बिहेवियर के चलते तो कंपनी कुणाल के रिज्यूम को बाकी कंपनी में भी भेज देती है, जिसके बाद अच्छी और बड़ी बड़ी कंपनी में सभी कुणाल को नौकरी देने से मना कर देते हैं। और ये देखकर कुणाल अपनी गर्लफ्रेंड शेफाली से मिलता है और कहता है, क्या बताऊं यार, मेरे इतने सालों की मेहनत खराब हो चुकी है। ये सारी की सारी कंपनियां करप्शन में डूब चुकी है। अरे मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा है क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है। यार तुम्हें भी तो सच बोलना था वहाँ। अरे अब हर जगह यही होता है, हर पावरफुल आदमी अपने अपने को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार करता है। इसीलिए अब एक ही आइडिया है, अगर तुम 1 लाख का इंतजाम कर दो तो मैं अपने अंकल से कहकर तुम्हारी नौकरी एक अच्छी सी कंपनी में लगवा सकती हूँ। क्या मतलब? जिस चीज के लिए मैं इतने समय से लड़ता रहा, इतना बहस किया, इतना कुछ किया, उसका सहारा लेके मैं अपनी जिंदगी बनाऊं, नौकरी पाऊं, अच्छी जिंदगी जीऊं? अरे मैं अपनी काबिलियत पे ना नौकरी पा सकता हूँ, पैसे देकर नौकरी नहीं चाहिए मुझे। वो गुलाम होते हैं और मुझे गुलामी नहीं करनी है। ठीक है, फिर रहो ऐसे ही धक्के खाते। अरे आजकल गली गली में करप्शन है। दूध वाला दूध में पानी मिलाकर बेचता है महंगे दामों पर, दुकान वाले सरकार के बनाए दामों से ज्यादा में सामान बेचते हैं, पीने के पानी को भी खरीदना पड़ रहा है। अरे हर जगह करप्शन, कहाँ तक लड़ोगे तुम लोग? कोई नहीं, मैं अकेले ही ना कोशिश करूंगा, कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, भोलेनाथ मेरे साथ है, ईमानदारी मेरे पास है, तो मुझे किसी चीज की क्या जरूरत है? मैं खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे बढ़ सकता हूँ अकेला। इतना बोलकर कुणाल अपने घर चला जाता है, जहाँ वो घर आकर अपनी माँ को एक मोहल्ले के लड़के से बोलते हुए सुन लेता है। अरे श्याम, तेरे काम वाली जगह पर ना सामान की एक दुकान है, उससे ये सामान लाना है, तो क्या तू कल आते वक्त ये सामान ला देगा? श्याम शांता का ये काम करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगता है और शांता देने को तैयार भी हो जाती है, लेकिन ये सब देख रहा कुणाल अपनी माँ को रोकते हुए कहता है, माँ, ये क्या कर रही हो आप? इस शाम को काम करने के लिए पैसे दे रही हो?
जिसमें मेहनत भी बिल्कुल भी नहीं है। अरे रोज काम पर तो जाता है और आता है, अरे 5 मिनट के लिए सामान लेके आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, आजकल सबको रिश्वत लेनी है, हर जगह यही चलता है। अरे अपने घर का काम करने के लिए भी इसको पैसा चाहिए, रिश्वत लेगा ये। बेटा कोई नहीं ना, इतने से पैसे ज्यादा देने से क्या हो जाएगा। माँ यही तो सब जगह गलत है, मेरी नौकरी करप्शन के कारण लग नहीं रही। सही कहा था शेफाली ने, हर जगह करप्शन भरा हुआ है, कैसे रोकूं मैं ये सब। कुणाल का भाषण सुनकर श्याम तो वहाँ से खिसक लेता है, लेकिन अब कुणाल अपनी पुरानी नौकरी खो चुका था और नई जगह उसे कहीं भी बिना रिश्वत दिए नौकरी नहीं मिल रही थी। जिस करप्शन से वो अब तक लड़ने की कोशिश कर रहा था, अब वो उसमें खुद ही फंस चुका था और इसलिए इन सब से परेशान होकर वो एक शाम अपने दोस्त मगन के घर जा रहा होता है कि रास्ते में उसका एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। लोगों द्वारा एम्बुलेंस बुलाकर उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन उससे पहले ही कुणाल दम तोड़ चुका होता है। अब जब ये सब शांता को पता चलता है तो वो दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल आती है और रोते हुए कहती है, मेरा बेटा, भगवान निकल गया ये संसार मेरे बेटे को। इतनी कम उम्र में उसे जान ले ली, उसकी जगह मुझे उठा लेता भगवान। आखिर मेरे नौजवान बेटे ही क्यों? कहाँ है मेरा बेटा डॉक्टर साहब? कहाँ है मेरा बेटा? कब सौंपेंगे आप उसे हमें? देखिए आपके बेटे की बॉडी आपको मिल जाएगी, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, उनको पूरा करना होगा। कैसे फॉर्मेलिटी? बॉडी क्लेम करने के लिए आपको कुछ पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, तो पहले आप जाकर के पैसे जमा करवा दीजिए, बस 10,000 रुपए। मेरा बेटा कहता था कि वो कभी इस भ्रष्टाचार सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन आज उसकी लाश लेने के लिए मुझे इस अस्पताल को रिश्वत देनी पड़ेगी। अपने ही बेटे की लाश लेने के लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। हार गया बेटा, तू हार गया। इस देश के कोने कोने में बसे करप्शन को तू तो क्या कोई खत्म नहीं कर पाएगा। शांता को अपने बेटे के जाने से भी बड़ा दुख था कि उसको उसके बेटे की आखिरी इच्छा को भुलाना पड़ा कि वो कभी इस करप्शन का हिस्सा नहीं बनेगा। उसको अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए उसकी बॉडी लेनी थी और वो उसको हॉस्पिटल में रिश्वत देकर मिली। कुणाल ने तो अपनी करप्शन का असली रूप देखा ही नहीं था। ये भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिसकी ना कोई मेडिसिन है और ना ही कोई वैक्सीन। अपने आसपास देखिए, हर जगह भ्रष्टाचार है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो सरकारी नौकरी पानी है, अपनी ही चोरी की हुई चीजें मिलने पर वापस लेना हो तो पैसा देना पड़ता है। भ्रष्टाचार देश की नींव को खोखला कर रहा है और हम सब इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसको बढ़ावा देने वाले हम ही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।